केजीएफ के रॉकी भाई, एक बड़ा दिल, लंबी दाढ़ी और हाथ में बंदूक, ये हैं वो राज जो हर किसी के दिल में खौफ और रोमांच भर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है? असल में एक ऐसा रॉकी भाई था जिसकी खौफ से बड़े बड़े पुलिस अफसर भी कांपते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली रॉकी भाई कैसे दिखता था? यह आपको चौंका सकता है। दुबला पतला, हल्की मूंछों वाला और बिल्कुल किसी आम आदमी जैसा। पहली बार में तो कोई यकीन नहीं कर सकता था कि यही आदमी एक खतरनाक गैंगस्टर बन सकता है। लेकिन जब आप उसकी कहानी जानेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। यह कहानी सिर्फ ताकत और खौफ की नहीं है, यह है एक माँ के प्यार और बदला लेने की जिद की। यही वो आदमी था जिसने अपने गैंग का नाम अपनी माँ के नाम पर रखा। क्या आप तैयार हैं एक असली रॉकी भाई की कहानी जानने के लिए? नमस्कार, आपका स्वागत है लॉजिकल डॉक्यूमेंट्री में, जहां हम आपके सामने लाते हैं ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह सिर्फ एक गैंगस्टर की नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने अपनी पूरी दुनिया को बदल डाला। तो क्या है असली रॉकी भाई की कहानी? क्या उसकी जिंदगी फिल्म से भी ज्यादा दिलचस्प थी? चलिए जानते हैं। आज से करीब 30 से 35 साल पहले भारत की धरती पर एक असली रॉकी भाई का राज चलता था। पूरा केजीएफ इलाका उसकी मुट्ठी में था। ये वही इलाके थे जिनकी कहानी फिल्म केजीएफ में दिखाई गई थी। और जब पहली केजीएफ मूवी रिलीज हुई तो एक अजीब मोड़ आया। उस गैंगस्टर की मां ने फिल्म के मेकर्स के खिलाफ कोर्ट में केस तक कर दिया। उनका दावा था कि उनके बेटे की कहानी को बिना इजाजत के फिल्म में दिखाया गया। लेकिन सवाल ये उठता है, असली रॉकी भाई कौन था और ये केजीएफ है क्या? आज हम इस कहानी के पीछे छुपे हुए सच को जानेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि हम इस रहस्यमयी और रोमांचक कहानी की परतें अब खोलने वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स। ये नाम सुनते ही आपके मन में एक छवि बनती है, एक ऐसा स्थान जहां सोने की खदानें बिछी हों। भारत के कर्नाटक राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित कोलार, जहां से महज 30 किलोमीटर दूर है केजीएफ। और क्या आपको पता है, यही केजीएफ दुनिया की दूसरी सबसे गहरी सोने की खदान है। 400 साल पहले भी लोग यहां अपने हाथों से सोना निकालते थे। यही कारण था कि अंग्रेजों ने भारत को सोने की चिड़िया कहा था। दरअसल अंग्रेजों ने 121 साल तक इस खदान से करीब 9 लाख किलो सोना लूटा। जी हाँ, आपने सही सुना, 9 लाख किलो सोना, जो आज के बाजार मूल्य के हिसाब से लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए औसत के बराबर है। लेकिन सवाल ये उठता है, केजीएफ के इस अपार सोने के भंडार पर अंग्रेजों का कब्जा कैसे हुआ? इस राज को जानने के लिए आपको हमारे साथ इस कहानी में गहरे उतरना होगा। केजीएफ का सफर शुरू हुआ था गुप्त काल से, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, यह खदान विभिन्न राजाओं और महाराजाओं के हाथों में घूमती हुई अंततः टिप्पू सुल्तान के पास पहुंची। लेकिन उस समय तक ब्रिटिशों की नजर भी केजीएफ और पूरी भारत भूमि पर पड़ चुकी थी। अंग्रेजों को खबर मिल गई थी कि इस खदान में इतना सोना है कि वे पूरी इंग्लैंड को सोने से लाद सकते हैं। लेकिन भारतीयों के पास उस समय आधुनिक उपकरण और सही तकनीकी ज्ञान नहीं था जिससे वे इस सोने को जमीन के गहरे हिस्से से निकाल सके। यही कारण था कि ब्रिटिशों ने टिप्पू सुल्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और फिर गूंज उठी एंग्लो मायसोर युद्धों की ध्वनि। इंग्लैंड ने टिप्पू सुल्तान को खत्म करने का कड़ा मन बना लिया था। लेकिन टिप्पू सुल्तान भी कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उन्होंने फ्रांसीसियों से गठबंधन कर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि 1799 में चौथे एंग्लो मायसोर युद्ध में ब्रिटिशों के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद ब्रिटिशों ने एक चाल चली और टिप्पू सुल्तान के साम्राज्य को भारतीय राजा के हाथों में सौंप दिया। लेकिन केजीएफ की जमीन पर उनका कब्जा बरकरार रखा और इस खदान को संभालने के लिए ब्रिटेन से एक निर्दयी अफसर जॉन वॉरेन क्वार को भेजा गया। जॉन वॉरेन के नेतृत्व में केजीएफ में आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करके सोने की खुदाई शुरू हुई। लेकिन सिर्फ उपकरणों से सोना नहीं निकाला जा सकता था, इसलिए लगभग 30,000 भारतीय मजदूरों को इस काम में लगाया गया और फिर शुरू हुआ उन पर अमानवीय अत्याचार। हाँ, जिस तरह से केजीएफ फिल्म में मजदूरों पर अत्याचार दिखाया गया था, असल में जॉन वॉरेन उनसे कहीं अधिक क्रूर थे। अहदों की रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 6,000 भारतीय मजदूर इस अत्याचार का शिकार हुए और उनकी जान चली गई। यहाँ तक कि केजीएफ ही भारत का पहला क्षेत्र था जहाँ बिजली पाई थी। 1889 में बिजली से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल शुरू हुआ था। धीरे धीरे ब्रिटिशों ने इस खदान के आसपास एक पूरा शहर बसाया। क्लब हाउस, गोल्फ कोर्स, गिट्टी से बनी सड़कें और बंगले, सब कुछ बनवाया गया और इस कारण इसे उस समय मिनी इंग्लैंड बाद कहा जाता था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ
तब भी केजीएफ के मजदूरों को अंग्रेजों से स्वतंत्रता नहीं मिली थी। वे 1956 तक अंग्रेजों के तहत काम करते रहे। इसके बाद राज्य और केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी संभाली और यहाँ भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड की स्थापना की। लेकिन फिर भी मजदूरों की जिंदगी में कोई खास सुधार नहीं हुआ। पहले अंग्रेजों का अत्याचार और अब स्थानीय ठेकेदारों द्वारा उनका शोषण शुरू हो गया। और तभी रॉकी भाई स्टोरी राउडी थांगमन का उभार हुआ। तो ये राउडी थांगम था कौन? चलिए हम उसी कहानी की शुरुआत करते हैं। गरीबों का मसीहा, इंडियन रॉबिन हुड, वीरप्पन जूनियर, ये सभी नाम दिए गए थे उस दौर में राउडी ठंगम को। राउडी यानी दक्षिण भारतीय भाषा में गुंडा। ठंगम का जन्म हुआ था केजीएफ में, उसी जगह जहां फिल्मी दुनिया के रॉकी भाई का जन्म हुआ था। रॉकी की तरह ही ठंगम भी बचपन से अपनी माँ को अपनी दुनिया मानता था। उसकी माँ पॉलिना उर्फ पाउली केजीएफ की एक मजदूर थी। ठंगम ने बचपन से ही देखा कि उसकी माँ और अन्य मजदूरों पर ठेकेदार किस हद तक अत्याचार करते थे, और यही देखकर उसके दिल में बदले की आग भड़कने लगी। जैसे रॉकी को उसकी माँ ने कहा था कि एक दिन उसे इस दुनिया पर राज करना है, वैसे ही पाउली भी ठंगम को लगातार प्रेरित करती रही कि वह केजीएफ का राजा बने। लेकिन इस कहानी में ठंगम अकेला नहीं था। उसके 3 बड़े भाई सगायुम, गोपी और जय कुमार भी थे। हालांकि सबसे छोटा होने के बावजूद साहस और क्रूरता में ठंगम सबसे आगे था। 16 साल की उम्र में ठंगम ने केजीएफ के एक ठेकेदार को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। 18 साल की उम्र में उसने एक अन्य ठेकेदार के पूरे परिवार को आग के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना था कि ठंगम ने कसम खाई थी कि जिन ठेकेदारों ने मजदूरों पर अत्याचार किया है वह उन सभी को सजा देगा। महज 21 साल की उम्र तक ठंगम एक के बाद एक डकैती और हत्याओं का मुख्य अपराधी बन गया। लेकिन जो पैसे वह अमीरों को लूटकर हासिल करता, उसका बड़ा हिस्सा वह केजीएफ के गरीब और बेसहारा मजदूरों में बांट देता। जिसकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, जिसका बेटा बीमार था या जिसकी माँ मौत के कगार पर थी, सब मदद मांगने ठंगम के पास आते और ठंगम किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। ठंगम ने 88 गुंडों की एक गैंगन बनाई जिसका नाम उसने अपनी माँ के नाम पर रखा, पाउली गैंग। यह गैंग अक्सर दिन दहाड़े डकैतियां करती। लाल रंग की टाटा गाड़ी से सफर करने वाला ठंगम केजीएफ के आसपास 65 किलोमीटर के क्षेत्र वन में आतंक का पर्याय बन गया। अमीर ठेकेदार, राजनेता, पुलिस अधिकारी, यहाँ तक कि कैबिनेट मंत्री भी ठंगम के खौफ से कांपते थे। ठंगम ने खुद को रॉबिन हुड समझा और उसे पता था कि केजीएफ के लोग उसके लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। लेकिन आखिरकार ठंगम का क्या हुआ और क्यों उसकी मां पाउली ने केजीएफ फिल्म के मेकर्स के खिलाफ अदालत में केस किया? इस रहस्यमयी कहानी का अंत जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। यह वह दौर था जब कर्नाटक और तमिलनाडु के जंगलों में वीरप्पन का खौफ था। उसी समय ठंगम को लोग जूनियर वीरप्पन कहने लगे थे। कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री जेया देवप्पा हलप्पा पाटिल इस बढ़ती चुनौती को समझ गए थे। उन्हें एहसास हुआ कि अगर ठंगम को रोका नहीं गया तो वह और बड़ी समस्या बन सकता है। साल 1997। ठंगम की उम्र महज 25 साल थी। इस उम्र तक वह 52 हत्याओं और डकैतियों का मुख्य आरोपी बन चुका था। अपनी 86 सदस्यों की गैंग्स के साथ ठंगम दिन दहाड़े सोने की दुकानों में डकैती करता और पूरे इलाके में आतंक का पर्याय बन गया था। स्थिति और गंभीर हो गई जब मुख्यमंत्री जेया देवप्पा ने ठंगम के खिलाफ शूट एट साइट का आदेश जारी कर दिया। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे केजीएफ मूवी में रॉकी भाई के खिलाफ आदेश दिया गया था। ठंगम को पकड़ने के लिए हर तरफ पुलिस और मुखबिर फैला दिए गए थे। ये सुनते ही ठंगम अचानक गायब हो गया। महीनों तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा लगता था कि पुलिस कभी उसे पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन फिर ठंगम से एक गलती हो गई। अपनी माँ पाउलिना का जन्मदिन मनाने के लिए वह कुप्पम लौट आया। 27 दिसंबर 1997। कुप्पम, जो बॉलर से 57 किलोमीटर दूर था, वहां पाउलिना रहती थी। पुलिस को पता था कि ठंगम अपनी मां के जन्मदिन पर जरूर आएगा, इसलिए सुबह से ही कुप्पम में पुलिस ने छद्म वेश में घेराबंदी कर ली थी। ठंगम ने दोपहर में एक छोटे ऑटो में सवार होकर बिल्कुल अलग वेशभूषा में अपनी मां के घर में प्रवेश किया। वहां उसने अपनी मां का आशीर्वाद लिया, खाना खाया और निकलने ही वाला था। लेकिन लौटते समय जिस ऑटो में वह बैठा था, उसके ड्राइवर ने उसे पहचान लिया। जैसे ही ठंगम अपनी लाल टाटा गाड़ी में सवार हुआ, उसने पीछे 117 पुलिस की गाड़ियों को आते देखा। आधे घंटे तक गाड़ी दौड़ाने के बाद भी वह पुलिस से बच नहीं सका। 27 दिसंबर की शाम सूर्यास्त के साथ केजीएफ के रॉबिन हुड की कहानी का भी अंत हो गया।
कहा जाता है कि ठंगम की मौत के बाद 3 दिनों तक केजीएफ के मजदूरों के घरों में चूल्हे नहीं जले। कुप्पम की जमीन भले ठंगम के खून से भीग गई हो, लेकिन केजीएफ की मिट्टी मजदूरों के आंसुओं से गीली थी। इसके बाद लगभग 20 साल गुजर गए। अचानक एक दिन ठंगम की मां पाउलिना को खबर मिली कि केजीएफ फिल्म बन रही है और उसमें ठंगम के जीवन को दिखाया जा रहा है। पाउलिना सीधे सुपरस्टार यश से मिलने गई, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद क्या हुआ, यह जानने के लिए देखिए वीडियो का अंतिम अध्याय। जब ठंगम की मां पाउलिना को केजीएफ फिल्म की शूटिंग की खबर मिली तो उन्होंने निर्देशक प्रशांत नील और फिल्म के मेकर्स से मुलाकात की। उस समय उन्हें यह भरोसा दिलाया गया था कि फिल्म में ठंगम से प्रेरित रॉकी के किरदार को सकारात्मक रूप से दिखाया जाएगा। लेकिन जैसे ही केजीएफ चैप्टर 1 रिलीज हुई, पाउलिना को लगा कि उनके बेटे के किरदार को पूरी तरह से नकारात्मक रूप से पेश किया गया है। इससे नाराज होकर पाउलिना सीधे अदालत पहुंची और केजीएफ चैप्टर 2 की शूटिंग रोकने की अपील की। हालांकि उस समय प्रशांत नील और फिल्म के मेकर्स ने साफ साफ इनकार कर दिया कि रॉकी का किरदार ठंगम से प्रेरित है। अदालत में यह भी तर्क दिया गया कि इस प्रोजेक्ट से कई लोगों की आजीविका जुड़ी हुई थी। अंततः अदालत ने मेकर्स के पक्ष में फैसला सुनाया और पाउलिना लाख कोशिशों के बाद भी फिल्म की शूटिंग रोक नहीं पाई। कहा जाता है कि ठंगम का रहन सहन और बातचीत का तरीका काफी हद तक फिल्मी हीरो जैसा था। केजीएफ फिल्म में जिस तरह हम रॉकी भाई को कोट पैंट में देखते हैं, ठीक उसी तरह 1995 में ली गई एक तस्वीर में ठंगम भी कोट पैंट और टाई में खड़ा दिखाई देता है। लोगों का कहना है विश्वास से ही सब कुछ संभव है, तर्क से दूरियां बढ़ती हैं। अगर तर्क किया जाए तो शायद हम ठंगम और रॉकी में कई अंतर निकाल सकते हैं। लेकिन आज भी कर्नाटक के केजीएफ इलाके के लोग ये मानते हैं कि रॉकी भाई में ठंगम की ही झलक है। अब फैसला आप पर है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार किसी नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।